नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। आपसे बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कि बाज़ार में हमको अपने जो वैल्यू है, मतलब हमारे पास जो पैसा है उसका कितना प्रतिशत लगाना चाहिए स्टॉक मार्केट में, बाज़ार में। ठीक है, इसी पे हम पूरा मुद्दा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो और यहाँ पर आपको करोड़पति बनने वाले सपने नहीं दिखाए जाएंगे, तो आप ये वीडियो डिसलाइक करके वापस जा सकते हो। जिनको आगे सीखना है, समझना है, वो आगे बने रह सकते हैं। ठीक, आपने मार्केट में एक जुमला टाइप की चीज़ सुनी होगी। जुमला सरकार के लिए अक्सर यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ बात कहेंगे कि कहा जाता है कि आपकी जैसे कि एज है 25 साल, तो आपको कहा जाता है आपको 25% पैसा जो है वो कैश मार्केट यानी कि एफडी या फिर लिक्विड फंड या फिर पीपीएफ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। 25% ऑफ योर टोटल वैल्यू, मतलब जो आपके पास पर मंथ या पर वीक या पर डे जो भी आती है, आप जिस तरीके की भी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जिस तरीके का। मतलब क्या है कि जैसे आप 1000 रुपये मान लेता हूँ, आप महीने का कमाते हो, 10,000 मान लो, नहीं तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, कहेंगे अरे सर आप तुम्हारी बेइज्जती कर दिए। चलो हम 10,000 मान लेते हैं। अब इसका 25% यानी कि 25% किसका? ये 10,000 इनकम का नहीं। इस 10,000 का पहले तो बात आती है सेव कितना करना चाहिए, हमको बचाना कितना चाहिए। इस 10,000 का कुछ लोग कहेंगे 20, कुछ लोग कहेंगे 25। मैं आपसे कहता हूँ 20% हम मान के चलेंगे। इस 10,000 का 20% कितना हुआ? 2,000। ठीक है, इस 2,000 रुपये का हमको स्टॉक मार्केट में कितना डालना चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो 10,000 हमारी कमाई है, 20% हमने बचाया अपने भविष्य के लिए। इस 20% का लोगों की कहावत ये है, हर जगह आपको ये मिलेगा, प्रोफेशनल्स भी आपको यही कहते हुए पाए जाते हैं कि 25% पैसा जो है वो हमको कैश रखना चाहिए। बाकी 75% पैसा, मतलब कि एज का फैक्टर काम करता है कि 25 साल की अगर आपकी उम्र है तो 25% कैश में रखो, 30 साल की उम्र है 30% कैश में रखो, यानी कि इसका 30% हो रही है बात इसकी। तो यानी कि 2,000 अगर आप सेव करने जा रहे हो, इस 2,000 का 25% हुआ 500 रुपये। ठीक है, ये 500 आपका जाएगा कैश में, ठीक, कैश इन्वेस्टमेंट में, और बाकी 1500 जाएगा आपका इक्विटीज़ में। ठीक, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में। ये हो गई आपकी नॉर्मल वैल्यू, जिस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। जो लोग 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाते हो, वो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जो लोग उससे ज़्यादा कमाते हो वो भी एडजस्ट कर लेना, दिल पे मत लेना, नहीं तो सर जी आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक, तो ये हो गई नॉर्मल सी बात। लेकिन मैं यहाँ आपसे कुछ और मुद्दे पर डिस्कस करूँगा, इसी चीज़ पर, इसी टॉपिक पर अलग मुद्दा हम बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ये तो आपने समझ लिया, मतलब कि जैसे कि आपकी एज है 40, तो 40% पैसा आपका कैश में जाना चाहिए, 60% इक्विटी में। जैसे कि आपकी एज है मान लेते हैं 65, तो आपका 65% पैसा कहाँ जाना चाहिए? कैश में। सिर्फ 35% कहाँ जाना चाहिए? इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से हमारी एज बढ़ती है उस तरीके से हमारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। किस तरीके से कि अब जैसे कि मान लेते हैं मैं 55 साल का हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 साल की जॉब बची हुई है। ठीक, 5 साल की जॉब बची है। अब मैं 5 साल बाद रिटायरमेंट हमको लेनी है, तो हम अपने पैसे पे 5 साल से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारी रेगुलर इनकम जो है वो बंद हो जाएगी, हमको अपने इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए ये बातें कही जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ आपसे अलग चीज़ पे डिस्कस करूँगा। बात ये है कि जब हम 25 साल या 30 साल में पहली बार इनकम चालू करते हैं, कोई 21 साल पर चालू कर दे, 18 पे चालू कर दे, वो बुरा मत मान जाना। ठीक है, मान लेते हैं 18, 20, 22, 25, 30, 35, जिस साल भी आप इनकम चालू करते हो, वो आपकी अर्निंग एज 1 होती है। मतलब कि ये आपके साल की पहली कमाई है, मतलब कि आप शुरुआत कर रहे हो। ठीक, अब शुरुआत करने का मतलब क्या है? शुरुआत करने का मतलब ये है, मैं इस पे थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि आप मजाक में ले लो इस वीडियो को, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये गलती कर बैठोगे और ये चीज़ सच में आपको बहुत तकलीफ़ देने वाली है। मैं समझाऊंगा कैसे तकलीफ़ देगी। जैसे कि मान लेता हूँ कि आप शुरुआत किए, 1,000 रुपये आपको महीने जमा करने हैं। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपको महीने जमा करना है। अब आप इसमें से मान लेता हूँ आप 30 साल में नौकरी पाए, 300 रुपये आप बाज़ार में नहीं डालोगे, 700 रुपये बाज़ार में डालोगे। ठीक, हर महीने। और मैं इस पर अभी आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कितना आपको लॉस हो जाएगा। ठीक, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, मान लो कि आपको जॉब के दौरान कोई कैश की ज़रूरत पड़ेगी, क्या करोगे? मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, टर्म इंश्योरेंस ले लो जितना जल्दी हो सके। अर्निंग शुरू हुई नहीं कि सबसे पहले भागो, इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, LIC का ऐड मत देखा करो। सबसे पहले ले लो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पर आपका जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो देता होगा। अगर नहीं देता तो आप भी एक ठीक ठाक बढ़िया वाला हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेना कुछ दिन बाद। अभी जवान हो, थोड़ा सा जवानी का जोश दिखाओ, पहले टर्म इंश्योरेंस लो, क्योंकि जवानी के जोश में ये बहुत काम आएगा। और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस 2-4 साल बाद ले लोगे, भले महंगा पड़ जाए, लेकिन वो आप के लिए समय है। टर्म इंश्योरेंस में क्या है कि आपको एक बार किस्त बंधवा देनी है, उतना ही पैसा आपका हर महीने, साल जो भी कटवाओगे आप, वो करता रहेगा। तो टर्म इंश्योरेंस आपके लिए मस्ट हैव थिंग है। उसके बाद ये जो आप
30-70 का रूल बनाए हो, ये नहीं। मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी साल आपकी एज हो जाए कमाते हुए, उतना पैसा आपको फिर कहाँ पर डालना चाहिए? लिक्विड एसेट्स में, कैश में, एफडी में, पीपीएफ में, लिक्विड फंड में, यहाँ पर। मतलब समझ गए? जैसे कि आप 25 साल से कमाना चालू किए, 35 साल की एज हो गई, अब आप अपना 10% पैसा कैश में डालना चालू कीजिए। अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी के दूसरे बिजनेस में लगाइए, स्टार्टअप्स डालिए या स्टॉक मार्केट में लगाइए। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट लीजिए जहाँ पर हाई रिस्क हाई रिवार्ड हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पैसा जला दो भाई। जब आप एक बात बताओ हमको, आप किसी बिजनेस में जब पैसा लगा रहे हो, स्टॉक मार्केट में बिजनेस होता है, बिजनेस में वैल्यू होती है। लोग आपको हमेशा कहते हुए मिलेंगे कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आप जो भी पैसा दे रहे हो उसके बदले आपको एक वैल्यू मिल रही है। अलग अलग कंपनियों की आप वैल्यू लेकर रख लो, 10 साल 15-20 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। अगर आपने एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट की है, मान लेते हैं 20 कंपनी आपने सेलेक्ट की, 5 बर्बाद भी हो गई, तो जो 15 की वैल्यू होगी वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक्विटी एक्सपोजर 25 साल की उम्र में ऐसा मत कीजिए कि आप वहाँ पर 90 to 95% नहीं इन्वेस्टेड हो। मतलब कि इक्विटी एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए शुरुआत में। ये मेरा अपना पर्सनल मत है। फाइनेंशियल एडवाइज़र, सेबी की गाइडलाइन, यहाँ सब कुछ मैं एक बार किनारे कर रहा हूँ, लेकिन आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। हम अनपढ़ लोग हैं भाई साहब, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपको सही सलाह देंगे। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊँगा, पिछले कई सालों की हिस्ट्री दिखाऊँगा। आप ओवरऑल वर्ल्ड की भी हिस्ट्री देखोगे जहाँ पर कई सालों से स्टॉक मार्केट है। हमारे यहाँ भी 30-35 साल से ज़्यादा है, लेकिन उससे भी पहले अगर आप 100 साल की हिस्ट्री जानना चाहते हो वो भी देख सकते हो कि जो भी इक्विटी में रहा है उसको बहुत बढ़िया रिटर्न मिला है। और हम जैसी कंट्री जहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटी अभी बिजनेस को ग्रो होने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस को ग्रो हो जाने में। मतलब समझ रहे हो, आज आप कोई स्टार्टअप अगर डाल रहे हो, अगर वो सक्सेसफुल हो गया, कि आप समझ सकते हो कि आप फ्यूचर के मिलेनियर बड़े आराम से बन सकते हो। बस आपको बिजनेस आइडिया सोचना है, आगे बढ़ के काम करना है उस पर। समझ गए? मैं किस देश में हूँ उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, हमको उस बेस पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। समझ रहे हो ना? मतलब मैंने जो आपको समझाया ये बुकिश लैंग्वेज में बहुत ही ऑकवर्ड सा लगेगा, अरे सर आपने ये बात कैसे कह दी, ये तो कोई नहीं कहता है। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये 300 आज इक्विटी में नहीं डालोगे तो कुछ सालों बाद पछताओगे, क्योंकि इस 300 पे आपको मिलेगी कितनी प्रतिशत ब्याज? 4-5% ब्याज। और इक्विटी में हमको सेंसेक्स जब से चालू हुआ है 20% का CAGR दिया है। फिर से बोल रहा हूँ, सेंसेक्स जब से चालू हुआ है 20% से ज़्यादा का CAGR दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसी 20% पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि हम जब 700 डालेंगे तब, और जब हम 300 एक्स्ट्रा डालेंगे तब हमारी कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो चलिए हम कैलकुलेशन वाला पार्ट खोल लेते हैं और आपको कुछ बातें वहाँ पर समझा भी देंगे। ठीक, चलिए 1 मिनट मैं खोल लेता हूँ। बहुत ध्यान से यहाँ पर कुछ देखिएगा। ये हमारी 700 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर हम 700 रुपये इक्विटीज़ में डाल रहे हैं तो 30 साल में अगर हम 20% का CAGR रखते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,52,000 रहेगा और हमारी वेल्थ गेन 1,07,00,000 रुपये होगी। ये होगा हमारे SIP का जो ओवरऑल फंड आएगा हमारे पास 30 सालों बाद। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 20% का CAGR हमने इसलिए लिया है क्योंकि सेंसेक्स ने जब से स्टार्टअप दिया है, सेंसेक्स ने जब से स्टार्ट किया है तब से हमको 21% अप्रॉक्सीमेटली CAGR मिला हुआ है। मैं इसी बेस पे कैलकुलेट करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और अगर आप वो 30% एक्सपोजर नहीं रखते, कहाँ पर? लिक्विड एसेट्स में, और धीरे धीरे करके आप उसको कम करते, तो यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्लोज टू आपको 35 से 40 लाख का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता। यानी कि आपका पैसा यहाँ पर आता, ठीक है, इक्विटीज़ में आता, जो कि 20% का CAGR फेच करेगा आपके लिए आने वाले समय के लिए। मैं कह रहा हूँ 15 भी फेच करे तो भी आपको एक बड़ा एडवांटेज 8 से 10 लाख का तो मिलने ही वाला है। ठीक है, 10 भी फेच करे तो आपको 3 से 5 लाख का एडवांटेज मिलने ही वाला है। तो इस पर आपको फोकस करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल ऑकवर्ड सी आपको लग सकती है कि हमको टोटल एक्सपोजर जब हम शुरुआत कर रहे हैं कमाई की तो इक्विटी में ही रखना चाहिए, या कम से कम किसी रिस्की एसेट में इसलिए रखना चाहिए जहाँ पर रिवार्ड बड़ा हो, क्योंकि हम अभी रिस्क लेने वाले लोग हैं। हमारी उम्र अभी 20, 25, 30, 35 साल की है। कम से कम मैं तो कहता हूँ 45 साल से नीचे वाले भी इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं कि हम 10-15% जो है वो कैश में रखेंगे, क्योंकि हम अब हो सकता है आपके पास बच्चे वगैरह हो, उनकी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन जब आप शुरुआत में अपने पैसे पे रिस्क लोगे, वही पैसा जाकर आगे ग्रो करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये गाइडलाइंस के खिलाफ है जो नॉर्मली फंड एडवाइजर्स आपको सलाह देते हैं, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। बस आपसे आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ कि जब आप इनकम चालू कर रहे हो, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जब आप अपनी इनकम चालू करने जा रहे हो तो आप क्या सोचते हो? आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो
वो कहाँ कहाँ हो। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि 100% एक्सपोजर जो आपकी इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए वो इक्विटी या किसी रिस्की एसेट क्लास में जानी चाहिए। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करो कौन सी है। मुझे इक्विटी बेस्ट लगता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। और उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट नहीं, सेफ्टी के लिए एक टर्म प्लान आपके पास मस्ट हैव थिंग होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस बाद में होना चाहिए, लेकिन ये भी एक मस्ट हैव थिंग है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको लेनी चाहिए, टर्म प्लान मस्ट है। और इक्विटी में एक्सपोजर मैं 90 to 100% का पक्षधार हूँ, आपको इसमें रखना चाहिए। अब क्या हमेशा आप ये पैसा डाल सकते हो? नहीं। स्मार्ट एसआईपी कीजिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए और इसी से ही आप बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। सेंसेक्स का CAGR अगर 20 होगा तो आप 25% तक भी इससे कमाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन की बात जो मैंने आपको सलाह दी। आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ आपको यही काम कर देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि 700 के बदले अगर आप यहाँ पर 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते, मैं FD के रेट्स हटा भी दूँ तो भी आप 20-25 लाख का एडेड एडवांटेज यहाँ पर पाते इक्विटी में एक्सपोजर लेकर के। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि इस वक्त बैंक FD रेट्स कितने हैं? 5%। लिक्विड फंड में आपको 5%, इससे भी नीचे 4-4.25% के आसपास का रिटर्न दे रहे हैं। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि ये एक्चुअली ये जो रिटर्न्स होते हैं ना, ये महंगाई सेंट्रिक होते हैं। मतलब जिस तरीके से महंगाई है उसी तरीके से ये भी चलते रहते हैं। कभी कभी तो महंगाई ज़्यादा होती है और ये रिटर्न्स हमको कम मिल रहे होते हैं। मतलब आज आपका पैसा अगर 1 लाख है और 10 साल बाद अगर महंगाई तगड़े से बढ़ती रही तो हो सकता है महंगाई अगर 10% की CAGR से बढ़ रही हो तो आपका पैसा अगर 15,000 हो भी गया, 1,000 अगर 1,500 हो भी गया, तो आपको वही वैल्यू मिलेगी सामानों की। जैसे कि आज जो सामान 1,000 में आप खरीद पाते हो, वही सामान 10 साल बाद आप 1,500 में खरीद पाओगे। बात समझ गए? मतलब आप FD लिक्विड एसेट्स में रह करके आप सिर्फ महंगाई से लड़ाई कर रहे हो। अगर आपके पास एक्सटर्नल खर्चे नहीं हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा एक ऐसी एसेट क्लास में करनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का अलग हो सकता है। आप उन्हीं से सलाह लेकर कीजिएगा। मेरी बातें आपको नहीं माननी है, अपने हिसाब से तरीका लगाइए, दिमाग लगाइए और आगे बढ़ के डिसीजन लीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा कि आप नीचे क्या बताते हो हमको। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोगों की इस पे क्या थिंकिंग है। उसी पे हम आगे इस एजुकेशनल सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है होना। नहीं तो हम बहुत कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। मैं धीरे धीरे करके ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो आप लाइक कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने डिसलाइक करने वालों को शुरू में ही बोल दिया है तो वो करके चले गए होंगे, खाना पीना खा रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे। करोड़पति बनने वाली वीडियो फिर थोड़ी देर बाद खोल के देखेंगे और फिर क्या बनेंगे आपको पता है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।